हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो होने वाली है रोड मैप को लेके कि क्या रोड मैप होता है, क्या रास्ता होता है एक नॉर्मल नर्सिंग स्टूडेंट से नर्सिंग ऑफिसर बनने तक का। उस रास्ते में क्या क्या कठिनाई आएंगी, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप नॉर्सेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आगे जाके मैं आपको अपने नोट्स की फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं नोट्स बनाया करता था, है ना। तो चलिए इस वीडियो को देखने की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं हर एक चीज़ बारीकी से आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट है बच्चे और आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो, नॉर्सेट क्लियर करना चाहते हो, तो जो पहला स्टेप है बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है थ्योरी पढ़ना, कॉन्सेप्ट सीखना बच्चे, थ्योरी क्लासेस। सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए बच्चे कि एनजी ट्यूब डाल रहे हैं तो क्यों डालते हैं, क्या उसका पर्पस होता है, एनजी ट्यूब किस पोजीशन में डालते हैं, किस पोजीशन में फीडिंग देते हैं, मस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है, मस्थीनिया ग्रेविस में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं हम, है ना, टेंसिलॉन टेस्ट क्या होता है, अच्छा कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है। यानी कि ये आती हैं आपकी थ्योरी क्लासेस। अगर बच्चे आपने किसी भी कॉलेज से पढ़ा है और वहाँ पर ये थ्योरी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप थ्योरी क्लासेस ले लीजिए, है ना। पहले आप सारी डिजीज़ेस को पढ़ लीजिए, कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, एंडोक्राइन में कौन कौन सी डिजीज़ आती है, कार्डियोलॉजी में कौन कौन सी डिजीज़ आती है, मायोकार्डाइटिस और एमआई में क्या फ़र्क है, इस तरीके की थ्योरी क्लासेस। अभी अगर आपको सारी थ्योरी पढ़नी है तो उसके दो मेथड हो सकते हैं, या तो आप कहीं से कोचिंग कर लो या फिर सेल्फ स्टडी करो। मैं रिकमेंड करूंगा बच्चे आप कहीं से कोचिंग कर लो, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आप 10 बार गलतियां करते हो, तब जाकर आप शायद कोई सही चीज़ को ऑप्ट कर पाते हो। लेकिन कोचिंग करने से आपको एक गाइडेंस मिल जाता है, आपको एक टीचर मिल जाता है जो आपको सही रास्ता बताता है ना। अब कोचिंग के भी दो रास्ते होते हैं बच्चे। कई बार हमसे बच्चे पूछते हैं ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें कोचिंग। ये प्योरली आप पे डिपेंड करता है बच्चे। अगर आपके रीजन में अच्छी कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं है तो आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है बच्चे कि आप ऑफलाइन कोचिंग करें, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में जो डिसिप्लिन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है ऑनलाइन के कंपैरेटिवली। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लोगे और 10 दिन के बाद आपका जोश उतर जाएगा, 11वें दिन आप देखना ऑनलाइन बंद कर दोगे। लेकिन ऑफलाइन अगर आप कहीं भी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपका एक ग्रुप सर्कल होता है, उनके साथ आप एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए कोचिंग में जाते हो और पढ़ाई करते हो। तो रिकमेंडेड है कि आप ऑफलाइन कोचिंग करो, लेकिन अगर आपके एरिया में अच्छी ऑफलाइन कोचिंग नहीं है तो बच्चे आप ऑनलाइन भी कोचिंग कर सकते हो। लेकिन पहला एम क्या है हमारा एम है कि हमें एटलीस्ट थ्योरी सारी आ जाए, है ना। सारी डिजीज़ कंडीशन, पीडिया की डिजीज़ कंडीशन, गायनी की डिजीज़ कंडीशन, गायनी की थ्योरी, बच्चे का वेट कब डबल होता है, बच्चे का वेट कब ट्रिपल होता है ना, हिस्प्रंग डिजीज़ क्या होती है, क्यों होती है, रिबन लाइक स्टूल क्यों मिलता है। तो ये सारे जो थ्योरी है वो आपको कोचिंग्स में पढ़ाई जाएंगी। तो एक कोई से भी ट्रस्टेड ब्रांड की अच्छी कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने थ्योरी क्लासेस पढ़ ली। सेकंड बच्चे, मेक श्योर एवरी लाइन ऑफ द थ्योरी नोट्स दैट यू हैव रिटन इज कंप्लीटली मेमोराइज्ड बाय यू। यानी कि जो आपने थ्योरी की कॉपी बनाई है बच्चे उस कोचिंग में, तो कोचिंग में आपको क्या करेंगे, वो 6 से 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे। वो जो उन्होंने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवाए हैं बच्चे, उनकी कॉपी में जो उन्होंने नोट्स लिखाए हैं उसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए। मेरी बात ध्यान रखना, एक तो कभी भी कोचिंग ज्वाइन करो तो एक भी दिन मिस मत करो, और दूसरा जो भी डिफरेंट टीचर्स ने उस कॉपी में आपको नोट्स लिखाए हैं उनको इतनी बुरी तरीके से याद कर दो कि घोल के पी जाओ, ठीक है। तो एक एक शब्द उस कॉपी में लिखा हुआ आपको याद होना चाहिए थ्योरी का। इसीलिए जब आप क्वेश्चन करोगे वहां पर आएगा कि अगर आपने ओवर मेडिकेशन दे दी है मस्थीनिया ग्रेविस में तो कौन सा क्राइसिस होता है, अंडर मेडिकेशन में कौन सा क्राइसिस होता है, ये आप थ्योरी में पढ़ोगे बच्चे, है ना। तो थ्योरी की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। चलिए, पहले कोचिंग ज्वाइन करो, दूसरा उस कोचिंग में लिखाए गए नोट्स को एक एक लाइन याद करो, है ना। तीसरा स्टेप आता है बच्चे बुक्स सेलेक्ट करना, कि आप कौन कौन सी बुक सेलेक्ट करना चाहते हो। अगर आप बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सोचोगे तो आप ये सोचो कि नॉर्सेट का पैटर्न क्या है। कुछ तो वन लाइनर्स क्वेश्चन आएंगे, कुछ इजी क्वेश्चन आएंगे और कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको उनको कैसे टैकल करना है, आपको एक गाइड और साथ में एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की जो बुक होती है उसको पेयर करना है। यानी मान लीजिए पीआर यादव आप सॉल्व कर रहे हो
तो गाइड 1 पी.आर. यादव और एनक्लेक्स की बुक आपका एक पेयर हो गया। तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करिए और उसके बाद सेकंड स्टेप किस में जाइए, गाइड 2 और मॉसबी में। गाइड 2 आपके टारगेट हाई, मिशन हाई, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये 4 बुक्स करना इंपॉर्टेंट है बच्चे, एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं कंपटीशन को देखते हुए। और गाइड 1 जैसे आप पी.आर. यादव मान लीजिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप पहले पी.आर. यादव कंप्लीट करिए, उसके नोट्स बनाइए, नोट्स कैसे बनाने मैं आगे बताऊंगा। फिर एनक्लेक्स करिए, फिर गाइड 2 करिए, फिर मॉसबी करिए। अगर आप दोनों गाइड को एक साथ करोगे तो कोई फायदा नहीं है बच्चे, सेम क्वेश्चंस होंगे। इसीलिए जो आपके चलने का पैटर्न होना चाहिए वो गाइड से सिनेरियो बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड से फिर से गाइड, गाइड से फिर से सिनेरियो बेस्ड, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, ठीक है। तो पहले पी.आर. यादव पढ़िए, उसके बाद टारगेट हाई मत पढ़िए, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन होंगे, टाइम वेस्ट होगा। पहले पी.आर. यादव, उसके बाद मान लीजिए एनक्लेक्स, उसके बाद फिर से टारगेट हाई, क्योंकि पी.आर. यादव का रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद टारगेट हाई के बाद मॉसबी। और मॉसबी के बाद भी अगर बच्चे कोई जाना चाहता है तो एक किताब आती है एनक्लेक्स 1500 की, मैं आपको कमेंट बॉक्स में या तो लिंक दे दूंगा या फिर ये बुक का कहीं से मैं कवर ढूंढने की कोशिश करूंगा। एक बुक आती थी एनक्लेक्स की जिसमें 1500 क्वेश्चंस होते हैं और बहुत शानदार क्वेश्चंस होते हैं। इस बुक को ढूंढने की कोशिश करो, इसमें कम से कम 800 to 900 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत काम के, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या है हमारा, बुक सेलेक्ट करना। और बुक में हमने कैसे सेलेक्ट करा, एक गाइड, एक सिनेरियो बेस्ड, फिर एक गाइड, फिर एक सिनेरियो बेस्ड बुक, ठीक है। तो अगर ये 4 बुक्स आप कर लेते हैं तो बेहतर होगा। नेक्स्ट है बच्चे सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना। कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इस कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे कौन सा, मैथ सर्च और फंडामेंटल, ये टॉप 2 में आते हैं बच्चे। मैथ सर्च और फंडामेंटल सबसे ज्यादा, सबसे पहले नोट्स आपको किसके बनाने हैं, मैथ सर्च के, फिर फंडामेंटल के, है ना। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनको दीजिए, फिर पीडिया और गाइनी, फिर कम्युनिटी, और बच्चे मैं यहाँ पे साइकेट्री लिखना भूल गया, कम्युनिटी और साइकेट्री, तो ये दोनों कम्युनिटी और साइकेट्री एक साथ आएंगी थर्ड नंबर पे। ये सेकंड नंबर पे पीडिया एंड गाइनी, फर्स्ट नंबर पे मैथ सर्च एंड फंडामेंटल, फोर्थ नंबर पे बच्चे माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में स्टरलाइजेशन कैसे होता है, एंडोस्कोप को किससे स्टरलाइज करते हैं, ओटी को कैसे स्टरलाइज करते हैं, हार्ट लंग मशीन को किससे स्टरलाइज करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन। और फार्माकोलॉजी में सारी ड्रग्स, उन ड्रग्स के साइड इफेक्ट, अगर साइड इफेक्ट आ गए उन ड्रग्स के तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करोगे, इस तरीके से क्वेश्चंस। तो अगर आप कहीं से भी कोचिंग करोगे तो बेसिकली वो ये सारे डाउट्स और ये सारे क्वेश्चंस आपको बता देंगे, लिखा देंगे नोट्स में, है ना। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी और न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन से भी बड़े क्वेश्चन आते हैं बच्चे, और माइक्रोबायोलॉजी से भी। रिसर्च और मैनेजमेंट बच्चे, अगर आप मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमएससी नर्सिंग, है ना, तो उस पर वहां पर रिसर्च और मैनेजमेंट का पोर्शन ज्यादा होता है। और लास्ट आपको दिख नहीं रहा होगा बच्चे, लास्ट मैंने लिखा है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि 80% आपकी नर्सिंग आती है, 20% आपके प्री में क्या आता है, मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग आप सॉल्व कर लीजिएगा। एटलीस्ट 4 व्यक्ति अगर एक काम को इतने दिन में करते हैं तो 8 लोग कब करेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस। परसेंटेज वाले क्वेश्चंस की एक व्यक्ति की आय 100 थी और अब 20% बढ़ा दी है, तो बताओ कि अब कितना % में वृद्धि हुआ है। इस तरीके जो क्वेश्चंस है, परसेंटेज हो गए और प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हो गए, ये सब आपने करने हैं। ये भी आपको किसी भी कोचिंग में वो इजीली करवा देंगे। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया कि हमें किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है ना। तो इस तरीके से हमें अपने नोट्स बनाने हैं, सबसे पहले मैथ सर्च के, फिर फंडा, फिर पीडिया, फिर गाइनी, फिर कम्युनिटी, फिर साइकेट्री, इस तरीके से। नेक्स्ट है नोट्स मेकिंग ऑफ डिफरेंट बुक्स। अब बच्चे हमने नोट्स तो बनाने हैं, लेकिन किस तरीके से बनाने ये सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करिए, आपने गाइड 1 उठाई। गाइड 1 कौन सी थी, मान लीजिए पी.आर. यादव आपने यहां पर लिख दिया। अब पी.आर. यादव का आपने क्या करना है बच्चे, पी.आर. यादव की आप सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल सबसे पहले किसको सॉल्व करना, मेडिकल सर्जिकल। तो मेडिकल सर्जिकल को आप यहां पे लिखोगे अपनी बुक में मेड सर्च, पी.आर. यादव की मेड सर्च सॉल्व कर रही हूं मैं, और मेड सर्च की क्या सॉल्व कर रही हूं, कार्डियो। तो आपने पी.आर. यादव में जो कार्डियो के क्वेश्चंस है ना, वो सारे उनके नोट्स बनाने हैं। ऐसे मैं अभी आगे आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, है ना। 1 लाइनर्स के नोट्स बनाने हैं आपको अपनी कॉपी में। क्वेश्चन सॉल्व करना है, नोट्स बनाने, क्वेश्चन सॉल्व करना है, नोट्स बनाने। ये कब की बात बता रहा हूं बच्चे में, जब आप कोचिंग कर चुके हो, थ्योरी कंप्लीट कर चुके हो, है ना,
बुक्स को सॉल्व करते समय उसके नोट्स जरूर बनाओ बच्चे। कई बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, फिर लास्ट में एग्जाम में जब 15 दिन बच्चे होते हैं तो ढूंढते रहते हैं कहाँ से पढ़े। नहीं, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं पढ़ते समय। तो आप देखिए PR यादव का मान लीजिए आप मैथ सर्च का नोट्स बना रहे हैं, तो कार्डियो में आपको क्या करना है, मान लीजिए कार्डियो में यहाँ पर 200 क्वेश्चन है, तो आपने ये 200 क्वेश्चन के 1 लाइनर नोट्स बना दिए। अब आपने क्या करना है, एक गाइड के बाद हमने क्या सेलेक्ट किया था, एक एनक्लेक्स यानी सिनेरियो बेस्ड। तो अब आपने एनक्लेक्स निकाल लिया और एनक्लेक्स को रैंडमली नहीं पढ़ना है बच्चे, एनक्लेक्स की भी कार्डियो पढ़नी है, उसके भी नोट्स बनाने हैं। और एनक्लेक्स के मान लीजिए कार्डियो में कितने क्वेश्चन है, 50, ठीक है। तो PR यादव में कार्डियो के 200 क्वेश्चन और फिर एनक्लेक्स में सेम कार्डियो के 50 क्वेश्चन के नोट्स आपने बना दिए। अब बच्चे नेक्स्ट बुक, अब आती है टारगेट हाई। टारगेट हाई में भी आप सिर्फ कार्डियो निकालो और कार्डियो में आप देखोगे मान लीजिए 300 क्वेश्चन है, तो इन 300 के नोट्स बनाओ। और फिर चौथी बुक कौन सी थी बच्चे, मॉसबी। तो आप मॉसबी उठाओ और मॉसबी में भी सिर्फ कार्डियो निकालो और कार्डियो में आप मान लीजिए 70 क्वेश्चन है, तो इन 70 के नोट्स बनाओ। अब बच्चे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, बहुत एक्सपीरियंस से मैं ये बात बोल रहा हूँ। रैंडमली बुक्स को कहीं से भी पढ़ना चालू मत करो, रैंडमली नोट्स कहीं से भी मत बनाओ। पहले एक टारगेट सेट करो कि मुझे पहले मैथ सर्च सॉल्व करनी है, मैथ सर्च में पहले कार्डियो सॉल्व करनी है। पहले PR यादव की कार्डियो के नोट्स 200 क्वेश्चन कंप्लीट, फिर एनक्लेक्स के कार्डियो के 50 के नोट्स कंप्लीट, फिर टारगेट हाई के कार्डियो कंप्लीट और फिर मॉसबी की कार्डियो कंप्लीट। अब इसके बाद बच्चे कार्डियो में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपके गलत होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है, क्योंकि आपने चारों बुक्स के नोट्स एक साथ बना दिए। और इससे एक फायदा क्या होगा, जब भी आप रिवाइज करोगे आप कार्डियो को एक साथ नोट्स रिवाइज कर सकते हो। पहले कार्डियो की जो आपकी कोचिंग में पढ़ाई है वो कॉपी, उसके बाद फिर PR यादव वाली कॉपी, फिर एनक्लेक्स वाली कॉपी, फिर टारगेट हाई और फिर मॉसबी। तो कार्डियो आपके नोट्स जो हैं कार्डियो के वो एक साथ बन गए। इसी तरीके से कार्डियो के बाद न्यूरो की पहले PR यादव, फिर न्यूरो की एनक्लेक्स, फिर टारगेट हाई की न्यूरो, फिर मॉसबी की न्यूरो। उसी के बाद PR यादव की एंडोक्राइन, एनक्लेक्स की एंडोक्राइन, टारगेट हाई की एंडोक्राइन, मॉसबी की एंडोक्राइन। तो आपका क्या होगा, पूरी कार्डियो एक साथ बन गई, पूरी न्यूरो एक साथ बन गई, पूरी एंडोक्राइन एक साथ बन गई। अब बच्चे लिखते समय आपको समय जरूर लगेगा, लेकिन इतना जबरदस्त आपको जादू देखने को मिलेगा। एक बार आपने नोट्स कंप्लीट कर दिए, अब आप उस कॉपी को बार बार पढ़िए, आपको लगेगा आप 4-4 बुक्स को सिर्फ एक कॉपी में समेट लिए हो, है ना। उसके बाद आपका टारगेट रहेगा कि उस कॉपी को रिवाइज करो। तो नोट्स बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका मैंने आपको बता दिया है। ऐसे मत करो कि अभी कार्डियो फिर रीनल फिर एंडोक्राइन, नहीं, पहले कार्डियो कर रहे हो तो चारों बुक्स की कार्डियो करो, न्यूरो कर रहे हो तो चारों बुक्स की न्यूरो करो, है ना, एंडोक्राइन कर रहे हो तो चारों बुक्स की, फंडामेंटल के बना रहे हो तो चारों बुक्स के फंडामेंटल। चलिए नोट्स कैसे बनाने हैं ये मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं अपने नोट्स के। जब मैं नोट्स बनाता था तो देखो बच्चे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फार्माकोलॉजी। अभी फार्माकोलॉजी में देखो, नोट एस इनिबिटर आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, क्योंकि वो टेराटोजेनिक होते हैं। तो अब ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं ना बच्चे, ये मैंने टारगेट हाई बुक को सॉल्व करा है। तो कैसे नोट्स बनाने हैं वो देख लीजिए। इसमें आप देखो एस इनिबिटर नहीं देना है प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो टेराटोजेनिक होते हैं, एनालाप्रिल एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट, थैलिडोमाइड से फैकोमेलिया हो जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, फेनाटोइन को OCP के साथ नहीं देना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, वरना फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है क्योंकि OCP का असर कम हो जाता है। नेक्स्ट, OCP किस कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, आंसर है ओवेरियन कैंसर। साइड इफेक्ट ऑफ OCP क्या क्या है, इरेगुलर ब्लीडिंग, हेडेक, वीनस थ्रोम्बोसिस। अब मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दिखा रहा हूं बच्चे, देखो माला एन कंटेन, माला एन में क्या होता है ना, OCP प्रोटेक्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। तो ये फार्माकोलॉजी, मैंने फार्माकोलॉजी के नोट्स बनाए हैं टारगेट हाई के। अगर आप कहोगे तो ये नोट्स भी मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये नोट्स आप खुद बनाओ। जब आप खुद बुक सॉल्व करके मेरी तरीके से इस तरीके से नोट्स बनाओगे तो देखो मैंने क्या किया होगा, पहले PR यादव की फार्माकोलॉजी, फिर एनक्लेक्स की फार्माकोलॉजी, फिर टारगेट हाई की फार्माकोलॉजी, फिर मॉसबी की फार्माकोलॉजी। तो मेरी फार्माकोलॉजी एक साथ बनी हुई है, इसलिए फार्माकोलॉजी से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है नोट सेट में तो मेरे गलत होने का चांसेस लगभग निल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है। और कुछ मेरे नोट्स देख लीजिए, ये देखिए, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एट्रोपिन सल्फेट देंगे,
हैवी मेटल पॉइजनिंग में चिलेटिंग एजेंट, एस्पिरिन पॉइजनिंग में रिंगिंग सेंसेशन आता है एयर में। ये मैंने बच्चे नोट्स बनाए थे और एग्जाम में जाने से पहले 15 दिन पहले मैं इनको इतनी बार रिवाइज कर देता था कि एग्जाम में गलत होने का कोई चांस ही नहीं। एनाफिलेटिक शॉक के लिए एड्रेनालिन देंगे। फर्स्ट ड्रग यूज्ड इन एनाफिलेटिक शॉक इज IM एड्रेनालिन। ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन टॉक्सिसिटी फाइजोस्टिगमिन। जिन्होंने कोचिंग करी होगी उन्हें पता चल रहा होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अब मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के नोट्स बनाए। हाइपोथर्मिया कब होता है, हाइपरथर्मिया, रिलैप्सिंग फीवर का बोलेंगे, रिगर, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कुल्समल्स रेस्पिरेशन, बीपी का कफ, 40% आर्म सर्कमफरेंस और लेंथ होनी चाहिए 80%, वेट होनी चाहिए 40%। फिडिलिटी क्या होती है, बीइंग फेथफुल। वेरासिटी क्या होती है, सच बोलना, है ना। तो ये इस तरीके से मैंने टारगेट हाई के नोट्स बनाए हुए हैं बच्चे, यही आपको करना है। नेक्स्ट है ये सेम है। अब यहाँ पे देखो कार्डियोलॉजी के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। कार्डियोलॉजी में प्रोमिनेंट यू वेव कब दिखेगी, टी वेव कब दिखेगी, वाइड QRS कब दिखेगा, ST सेगमेंट एलिवेशन कब होगा, प्रोलॉन्ग्ड QT कब देखने को मिलेगा, शॉर्ट QT कब देखने को मिलेगा, है ना। आप हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हो ECG में, ये सब मैंने नोट्स बनाए हैं कार्डियोलॉजी के, है ना। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाओगे बच्चे, तो ये तरीका बहुत कम बच्चों को आता है और मैं इस तरीके को मैंने डिस्कवर किया बच्चे, मैंने इसको खुद प्रैक्टिस करा। और आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख लेना मैंने कितने एग्जाम क्लियर किए, है ना, कितने एग्जाम्स क्लियर किए। और जितने बच्चे हुए मेरे पास और भी मेरे ज्वाइनिंग लेटर हैं वो सब भी मैं डाल दूंगा। तो अगर इस तरीके से आप नोट्स बनाओगे तो सिलेक्शन बहुत ही ईजीली आपका हो जाएगा, है ना। देखिए अब ये वाले नोट्स, ये कार्डियोलॉजी के आई गेस नोट्स हैं। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, हाइपोकैलिमिया, मार्फन सिंड्रोम, राइट वेंट्रिकुलर, पियर शेप हार्ट किस में देखने को मिलता है, जोन्स क्राइटेरिया में क्या क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से। नेक्स्ट बच्चे, अगर आपने थ्योरी कंप्लीट कर दी है, थ्योरी के बाद हमने क्या पढ़ा था कि एक बारी आपने थ्योरी कंप्लीट कर दी, उसके बाद थ्योरी में जो कॉपी में नोट्स लिखाए हुए हैं कोचिंग ने वो पूरे याद कर लो। उसके बाद बुक्स सेलेक्ट करो, गाइड एनक्लेक्स, और उसके बाद प्रायोरिटाइज करो। उसके बाद नोट्स बनाओ, लेकिन एक सब्जेक्ट के एक बारी में सारे नोट्स बनाओ। अब आता है बच्चे इंपॉर्टेंट स्टेप, टेस्ट सीरीज। यानी कि जब आप नोट्स बना रहे हो तो ये मत सोचो जब मेरे नोट्स पूरे हो जाएंगे तब मैं टेस्ट सीरीज बाय करूंगी, नहीं। किसी भी अच्छे ट्रस्टेड कहीं भी कोई भी सोर्स से आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, टेस्ट सीरीज को फर्स्ट डे से बाय करो। चाहे आपकी रैंक 30,000 आए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट आपको 100 क्वेश्चंस बैठ के करने की प्रैक्टिस होगी। एटलीस्ट 20 मिनट में 18 क्वेश्चन जो आते हैं नॉर्थ सेट में वो करने की प्रैक्टिस होगी। फर्स्ट डे से आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों टेस्ट सीरीज करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारा मैटर पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। अगर आपकी रैंक धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है, यानी कि आपका जो डायरेक्शन है बच्चे वो क्या है, सही है। और अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करते हो तो आप उलझे हुए रह जाओगे, आपको ये नहीं पता चलेगा आप पढ़ तो रहे हो लेकिन किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। अगर टेस्ट सीरीज पढ़ने के बाद आपकी रैंक लगातार कम आ रही है तो समझ जाइए और सुधार की जरूरत है। किसी बड़े गाइडेंस वाले टीचर से पूछिए कि सर मैं कहाँ पे इंप्रूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी रैंक ऊपर की तरफ जा रही है तो समझिए आप सही रास्ते पे, उसी रास्ते पे सॉल्व करते जाइए, आगे जाके आप नॉर्थ सेट क्लियर कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करना बहुत जरूरी है। प्री और मेन्स के कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए और रेगुलरली उसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट आता है बच्चे प्रैक्टिस रिविजन। अब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, फिर उन नोट्स को रिवाइज कर रहे हो। नर्सिंग में एक बात याद रखना, नर्सिंग में पढ़ता हर कोई है, प्रैक्टिस पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन रिवीजन कोई नहीं कर रहा। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा एज ए नर्सिंग स्टूडेंट आप प्रैक्टिस के साथ साथ उतनी ही प्रायोरिटी दो रिवीजन को। अगर आपने प्रैक्टिस करी है, रिवीजन नहीं करी है, एग्जाम में गलत कर जाओगे। तो आपने जो कार्डियोलॉजी के नोट्स बना दिए हैं उनको सोने से पहले एक बार पढ़ लो, या फिर सुबह उठते ही एक बार पढ़ लो। और पढ़ना ऐसे नहीं है कि आप 2 घंटे उन्हीं में लगा दो, सिर्फ ऊपर से एक नज़र मारो, सरसरी नज़र जिसे कहते हैं। ऊपर से आप देखो ओके कार्डियोलॉजी में ये है, हाइपोकैलिमिया, ST एलिवेशन, टी वेव इन्वर्जन, ECG चेंजेस, एट्रियल फिब्रिलेशन, है ना, VT VF आपने देखा, डन। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, फिर रिवीजन करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर रिवीजन करिए। रिवीजन वाले कंपोनेंट को भूलना मत। सारे बच्चे मैंने देखे सिर्फ प्रैक्टिस करते रहते हैं, अलग अलग बुक की रिवाइज कोई नहीं करता। ठीक है, तो आपने हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन अपना सेलेक्ट कर देना है कि बाकी दिन तो मैं नोट्स बना रही हूँ, शाम को 2 दिन मैं उन नोट्स को पूरा रिवाइज कर रही हूँ फर्स्ट पेज से। नेक्स्ट आता है
ये नेक्स्ट कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है बच्चे, अगर आप नोट सेट की तैयारी कर रहे हो। जैसे साधु जैसा जीवन जियो, यानी बच्चे अगर आप नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक सरल जीवन जीना पड़ेगा, साधु के जैसा जीवन जीना पड़ेगा। आपको कम खाना पड़ेगा, खाना कम खाने से आज तक कोई नहीं मरा बच्चे। अगर मरे होते तो आज तक आधे बच्चे मर चुके होते, IAS IPS की तैयारी करने वाले व्यक्ति मर चुके होते, ठीक है। इसीलिए अगर आप नोट सेट की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल एक संतुलित जीवन जियो। सोशल मीडिया से दूर रहो, जितना दूर हो सके। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप से दूर रहो। DP वगैरह लगाना, फ़ोटोज़ लगाना, इन सब से दूर रहो। आपको सोसाइटी ढूंढनी चाहिए कि वो व्यक्ति कहाँ गया, वो लड़का कहाँ गया जो नर्सिंग स्टूडेंट था, या हमारा कोई दोस्त था वो कहाँ गया। बिल्कुल गायब हो जाओ। 6 महीने की अगर आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन करी है तो 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। लेकिन बिल्कुल सरल जीवन जियो जिसमें कि आप लिमिटेड खा रहे हो, ऐसे नहीं कि आप पेट भर के खा रहे हो, लिमिटेड भोजन खा रहे हो, बाकी टाइम आप पूरा का पूरा दिन अपने बुक्स को सॉल्व करो। दूसरा, सोशल मीडिया से दूर हो। तीसरा, एक्सरसाइज करो बच्चे। डोपामाइन वगैरह रिलीज होता है, आपका पढ़ने का और बेहतर मन करेगा, आपको और अच्छा रिवाइज होगा और अच्छा याद होगा। तो या तो आप मेडिटेशन करो या एक्सरसाइज करो। नॉर्मल जो जंपिंग जैक्स या रोप से आप जो भी एक्सरसाइज कर सकते हो वो ज़रूर करिए, है ना। डोंट टेल्स योर ड्रीम्स टू अदर्स। अपने सपने के बारे में कभी भी दूसरों को मत बताइए। ऐसे नहीं कि आप पब्लिसिटी कर रहे हो हर जगह, मैं तो कोचिंग करने गया हूँ, मैं तो कोचिंग करने गया हूँ, मैं तो कोचिंग कर रहा हूँ, नोट सेट की तैयारी कर रहा हूँ। किसी और को मत बताइए। जब आपका रिजल्ट आएगा वो अपने आप देख लेंगे कि आपका रैंक लिस्ट में नाम है, ठीक है। तो अपने सपने बच्चे ज़्यादा पब्लिसिटी मत करिए, अपने तक रखिए। अपना एक छोटा सा कमरे का एक स्पेस बनाइए, उसी स्पेस में आप दिन में पढ़ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो, रात को पढ़ रहे हो, खाना भी लिमिटेड खा रहे हो। कॉफ़ी आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं जितनी आपको पीनी है। नेक्स्ट, 24 आवर्स इन अ डे थिंक ऑफ हाउ यू विल लुक इन एम्स ड्रेस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बच्चे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हैं। अब आपने तैयारी शुरू कर दी, आप बुक सॉल्व कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अब आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 24 घंटे दिन में एम्स के बारे में सोचो, एम्स की फ़ोटो लगा दो दीवारों पे, जो मोबाइल का वॉलपेपर है वो एम्स का चेंज कर दो। 24 घंटे आप ये सोचो कि अगर आप एम्स में सेलेक्ट हो गए तो आप कैसे दिखोगे, जिस दिन आप ज्वाइनिंग करने जाओगे उस दिन आप कैसे दिखोगे, आप एम्स के सामने कैसे फ़ोटो लोगे, एम्स की ID कार्ड आपको कैसे मिलेगी, ड्रेस आपकी कौन सी होगी, आप किन के साथ एम्स के आगे फ़ोटो खिंचाओगे, अपने मम्मी पापा के साथ फ़ोटो खिंचाओगे, आप कैसे दीपावली सेलिब्रेट करोगे एम्स में। तो 24 घंटे आपके मन में एक ही नाम चलना चाहिए, एम्स एम्स एम्स, है ना। अगर आप 24 घंटे कंटिन्यूसली एक चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो बच्चे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपको वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड नेगेटिविटी, कंपैरिजन मत करो बच्चे। नेगेटिविटी कई बारी, मैं अगर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरा क्लासमेट भी कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, मेरा नहीं होता, तो कंपैरिजन मत करो कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की रेस में दौड़ रहा है और हर व्यक्ति के साथ जो जो हो रहा है वो समय पे हो रहा है। हो सकता है आपका सिलेक्शन 5 साल बाद हो, लेकिन आपकी लाइफ की रेस के अकॉर्डिंग आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो दूसरे लोगों से कंपेयर मत करो कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, है ना। नेक्स्ट है सेट अ टारगेट फॉर डेली, डू नॉट स्लीप अंटिल इट्स कंप्लीटेड। अपना डेली का टारगेट सेट करो बच्चे। आज आपने सोच लिया है कि मैंने PR यादव की कार्डियो खत्म करनी है तो करनी है, ये होता है डिसिप्लिन। अगर आप ये सोचो 100 क्वेश्चन के बाद कि आज नींद आ रही है, कल कर लूँगी, आज मन नहीं कर रहा, तो बच्चे ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है ना। आपने सेट कर दिया है कि आज टारगेट हाई कंप्लीट करनी है तो कंप्लीट करनी है, आज PR यादव की कार्डियो करनी है तो करनी है। अगर आपने नहीं करी तो आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये डेडिकेशन होना चाहिए। तो अपना टारगेट जो आपने सेट किया है डेली का वो एटलीस्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, रिवॉर्ड योर सेल्फ बच्चे। लगातार आप मशीन नहीं हो कि 6-6, 7-7 महीने तक पढ़ते रहोगे। बीच बीच में अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। जैसे कि आपने कार्डियो, टारगेट हाई की कार्डियो बना दी है, PR यादव की कार्डियो बना दी है, एनक्लेक्स और मॉसबी की भी कार्डियो बना दी है, आपकी कार्डियो कंप्लीट। अब आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए कि चलिए ठीक है, आज मैं आराम से बैठ के एक मूवी देखूंगी क्योंकि मेरी कार्डियो कंप्लीट हो चुकी है ना। तो लगातार पढ़ते रहना, आप मशीन नहीं हो, पॉसिबल नहीं है। आप बीच बीच में अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए कि आज मैं मूवी देखूंगी, आज मैं घूमने जाऊंगी, आज मैं सिस्टर के घर जाऊंगी, या आज मैं बाहर कहीं घूमने जाऊंगी, है ना। बीच बीच में अपने छोटे छोटे अचीवमेंट के लिए अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। नेक्स्ट है वेट फॉर योर टर्न। अपनी बारी का इंतजार करो। अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, रिविजन भी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो, रैंक भी अच्छी आ रही है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं बस इतना कहूँगा कि अपनी बारी का इंतजार करो, क्योंकि
सिलेक्शन होने और ना होने में बच्चे मेहनत का और किस्मत का बराबर, या तो मैं बराबर कहूँगा या फिर मैं कहूँगा एक बाल्टी में अगर मेहनत और किस्मत को घोल दिया गया है तो आप ये नहीं बता सकते कि कोई इंसान सेलेक्ट हुआ है तो उसमें मेहनत कितने परसेंटेज है और सिलेक्शन और किस्मत कितनी परसेंटेज है। तो अपनी टर्न का वेट करिए, हो सकता है अभी आपने मेहनत सब कुछ कर लिया है, जो आपके हाथ में था वो आपने सारा कंट्रोल कर दिया है, लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो आपके हाथ में नहीं है, उनको आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेहनत करके इंतज़ार करिए, किस्मत जिस दिन कंबाइन होंगी मेहनत के साथ उस दिन आपको एम्स मिल जाएगा। और 50,000 बच्चों का सिलेक्शन आज तक हो चुका है नर्सिंग में, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा नहीं होगा, है ना। अगर नहीं होना होता तो पिछले 50,000 बच्चों का भी नहीं होता, तो जहां 50-60,000 बच्चे लग गए वहां तुम भी लग जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आता तो फिर शस्त्र उठाओ और युद्ध की तैयारी करो जब तक कि एम्स तुम्हारे आगे घुटनों में ना झुक जाए। मैं बार बार कहता हूं बच्चे, 50 बार फेल हो जाए, 51वीं बार वापस से जाओ और वापस से कहो कि मुझे वापस से अप्लाई करना है। जैसे आप एग्जाम में गए, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगता है इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, आप कॉन्फिडेंटली थर्ड करेक्ट करिए। अगर वो सही है तो अपनी सीट पाइए, अगर वो गलत है तो एक्सेप्ट करिए कि ओके मैं गलत हूँ, मैं वापस जाऊँगा और वापस से फिर से तैयारी करके आऊँगा। ठीक है, तो अगर परिणाम तुम्हारे पक्ष में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो बच्चे जितनी बार हारो उतनी बार वापस जाओ, जितनी बार हारो उतनी बार। अगर 50 बार युद्ध हार चुके हो तो 51वीं बार वापस से जाकर वापस से एग्जाम दो। और लास्ट में, एग्जाम सेंटर में जाके नौकरी की भीख मत मांगो। बच्चे मैं बार बार बोलता हूँ, आप एग्जाम सेंटर में जाकर ये भीख मांगो कि काश मेरी नौकरी लग जाए, काश मेरी नौकरी लग जाए, नहीं। आप कॉन्फिडेंटली पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, जिस दिन आप लायक हो जाओगे उस दिन 6 एम्स खुद आपसे भीख मांगने आएंगे कि हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है। आप भीख मत मांगो, आप अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाओ। ठीक है, आप और आपका परिवार अगर 6 लोग कोचिंग वो एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हैं कि काश मेरी बेटी का हो जाए, काश मेरी बेटी का हो जाए, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, अंदर दम चाहिए होता है। ठीक है, तो भीख मांगने की बजाय अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाओ। जिस दिन नॉलेज आपकी टॉप मोस्ट होगी, जैसे जैसे मैंने नोट्स बनाने को बोला है, प्रैक्टिस करने को बोला है, वो सब आपने किया है, एग्जाम सेंटर में बाकी सारे लोग आएंगे, वो आपको कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अपना लेवल बढ़ाओ, दूसरों से दया की भीख मत मांगो। ठीक है, और बच्चे याद रखना, फिर भी ऐसा हो सकता है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है किसी ने प्रैक्टिस करी और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर भी अगर 60 बार 70 बार 100 बार करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर भी मेरी बात ध्यान रखना, कभी भी जो आपने पढ़ा है बच्चे, वो जो नॉलेज है वो वेस्ट नहीं जाएगी। जो आपने सीखा है मस्तीना ग्रेविस, कुशिंग सिंड्रोम या फिर न्यूरो की डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, ये जो आपने पढ़ा है ना बच्चे, ये कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। आगे जाके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत तरीके बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर नहीं बने तो लाइफ खत्म है, उसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। नंबर 1 पे हम कह सकते हैं अगर आपने नर्सिंग करी है तो आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी वजह से नहीं सेलेक्ट हो पाए तो उसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगा किस तरीके से आप नर्सिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए, मेरी बात सुनिए बच्चे। अभी आपके अंदर जवानी है, अभी आपके अंदर उबाल है, अभी आपके खून में जोश है, यही समय है इस जवानी को, इस उबाल को यूज़ करने का। रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब तक पढ़ सकते हो तब तक पढ़ो। नॉर्थ सेट में 1 लाख बच्चे बैठेंगे और 1 लाख बच्चों को पीछे करने के लिए क्या लगता है वो आप समझते होंगे। कोशिश करिए कि आप 6 से 8 घंटा डेली पढ़ें, कम से कम बोल रहा हूँ मैं। अगर आप 6 से 8 घंटा पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आप टॉप 15,000 बच्चों में तो आ जाओगे 1 लाख में से। और अगर आप 10 से 12 घंटा एक दिन में पढ़ते हो बच्चे, तो मेरी बात ध्यान रखना, अगर आप 10 से 12 घंटा एक दिन में पढ़ते हो तो आप टॉप 6 to 7,000 लोगों में आ जाओगे। अब इसके आगे आपकी किस्मत और आपकी मेहनत पे डिपेंड है, लेकिन अगर आप 10 से 12 घंटा पर डे पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट इतना कंफर्म है कि आप पहले 6 से 7,000 लोगों में तो आओगे ही आओगे 1 लाख में से, है ना। और अगर आप 6 से 8 घंटा पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट टॉप 15,000 में आ पाओगे। तो अपने पढ़ने की ड्यूरेशन को बढ़ाओ, अपने सोशल लाइफ को जितना कम कर सको उतना कम करो, है ना। एक कोने में बैठे रहो, सोसाइटी से कट जाओ, किसकी शादी हो रही है, किसका मुंडन हो रहा है, किसका बच्चा हुआ है, कुछ पता नहीं होना चाहिए। अपने कमरे में रहो, वहाँ फोकस करो, एग्जाम की डेट देखो, दिन भर एम्स के बारे में सोचो, नोट्स कार्डियो, न्यूरो, फंडा, पीडिया, गायनी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व करो और अपनी बारी का वेट करो। ये रास्ता है
नॉट सेट क्लियर करने का। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बता दिया है। कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे अपना बड़ा भाई समझिए, गाइडेंस देने वाला समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन जब भी आप कोई भी डाउट मन में आता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।